हरिओम बच्चों। पिछली क्लास में आपके हम संसाधन की बात कर रहे थे, भूमि संसाधन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आगे आपके सेकंड टॉपिक लेते हैं। आज हम बात करेंगे आपके प्राकृतिक वनस्पति संसाधन की। प्राकृतिक वनस्पति से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जितनी भी वन संपदा है उनके बारे में बात करेंगे हम। प्राकृतिक वनस्पति जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, जो अपने आप उगते हैं, उनकी हम बात करेंगे। ये भी एक बहुत बहुमूल्य संसाधन है। आप जानते हैं हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में हमें पेड़ों से बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो आज हम उन्हीं वन संसाधनों की बात करेंगे, वो किस तरह से हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। सबसे पहले तो हम जैवमंडल की बात करते हैं। जैवमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पे 3 मंडल हैं, स्थल मंडल यानी भूमि, जल मंडल, पानी और वायुमंडल। इन सभी मंडलों पे एक ऐसी परत है जिसमें सभी जगह जीव उत्पन्न होते हैं, और इन तीनों मंडलों पे ही जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु, जो मनुष्य रहते हैं, उसको हम कहते हैं जैवमंडल। यानी कि जैवमंडल इन तीनों मंडलों को मिलाकर बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं पारितंत्र की। जैवमंडल में जो सभी जीवित जातियाँ यानी जो जीव हैं, वो सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। सबको, सारी जातियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे जीव की आवश्यकता होती है। तो एक दूसरे से ये परस्पर संबंधित होते हैं और निर्भर रहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? इस सारे चक्र को, इस सारे तंत्र को हम कहते हैं पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि सभी जीव एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। पौधे जो हैं, जो वन संपदा है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, वो एक बहुत बहुमूल्य संसाधन है। बहुमूल्य यानी हमारे लिए उसका बिल्कुल बहुत कम मोल नहीं है, बहुत ज़्यादा मोल है उसका। हम चाह के भी उस संपदा को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लाभ हमें पेड़ों से होते हैं। जैसे हमें उदाहरण के स्वरूप में आपको बताया जाए कि इमारती लकड़ी मिलती है। सबसे पहले तो हमें पेड़ों से लकड़ी मिलती है। प्राणियों को आश्रय मिलता है, जीव जंतुओं को सबको शरण मिलती है पेड़ों में। प्राणवायु, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं पेड़ पौधे। फसलें उगाते हैं, इससे मृदा की रक्षा होती है। पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, रोक के रखते हैं, उससे मृदा अपरदन नहीं होता। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। पेड़ों की जड़ों से वर्षा का पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाके इकट्ठा होता है, और उसी ज़मीन के पानी का हम, जब हमें आवश्यकता होती है तो हम उसका उपयोग करते हैं। तो भूमिगत जल कब बढ़ेगा? जब बहुत सारी वन संपदा होगी तो भूमिगत जल बढ़ेगा। उसके अलावा एक बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, जिनका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी लिस्ट है। हमें फल मिलते हैं, गोंद, जितनी भी औषधियाँ हैं, और आप जो ये कागज़ देख रहे हो जिस पे आप लिखते हो, ये भी पेड़ों से ही बनता है, जो हमारे पढ़ने के और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का विवरण, यानी पूरे विश्व में हम बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ पौधे, क्या सब जगह आपको समान पेड़ पौधे दिखाई देते हैं? एक जैसे जातियाँ प्रजातियाँ दिखाई देती है पेड़ पौधों की? ये बिल्कुल नहीं है। इस पे जलवायु का, वहाँ के उस स्थान के मौसम का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी कि वो कितने भागों में हम उसको बांट सकते हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से, देखो पेड़ पौधे कैसे बढ़ेंगे? बारिश से बढ़ते हैं, तापमान फ़र्क पड़ता है, जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो तापमान और आर्द्रता यानी भूमि के अंदर जो मिट्टी होती है, उसका पेड़ पौधों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। विश्व की वनस्पति के मुख्य 4 प्रकार हैं। 4 भागों में हम पूरी प्राकृतिक वनस्पति को बांट सकते हैं। ये 4 प्रकार आपको विश्व में अलग अलग जगह दिखेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं वन यानी बहुत अच्छे सघन पेड़ पौधे जहाँ होते हैं उसकी बात करते हैं हम। अब वन हम किसे कहेंगे? भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है, वहाँ पे बड़े बड़े विशाल वृक्ष उगते हैं,
और वहाँ पे प्रचुर जल होता है, बहुत सारा जल होता है, इसीलिए वहाँ पे बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे जैसे आर्द्रता, यानी कि जहाँ जहाँ बारिश की कमी होती है, नमी की कमी होती है, वहाँ वहाँ पे वृक्षों की जो सघनता है वो कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ बारिश अच्छी होगी, विश्व में कहीं भी वो स्थान हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, जहाँ पे बारिश अच्छी है वहाँ पे वन बहुत घने हैं, और जहाँ पे बारिश कम है वहाँ पे वन जो है, वन संपदा वो कम घनी है। पहली बात करेंगे हम वन। फिर हम बात करेंगे घास स्थल। जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे ज़्यादा बड़े पेड़ पौधे नहीं होते, छोटी छोटी घास होती है। तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष या घास उगती है, जिनका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये हमारे लिए, हमारे पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है, बहुत सारे विश्व के घास के मैदान बनते हैं। तो दूसरा प्रकार जो होता है वो घास के मैदान कहलाता है। तीसरा वो स्थान जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, या रेगिस्तानी इलाका आप ले लीजिए जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, तो वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति हमको दिखाई देती है? कटीली झाड़ियाँ दिखाई देती है, गुल्म जिसे हम कहते हैं, सूखे क्षेत्रों में होती है। तो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में ये उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, और इन पौधों को ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम ये है ना नमी के साथ भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं ये पेड़ पौधे। आपको पता है रेगिस्तान में या बहुत वहाँ रेतीली जो भूमि होती है वहाँ पे सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, वाष्प बहुत ज़्यादा उड़ती है। उसका कारण क्या है? बहुत गर्मी होती है, तापमान बढ़ता है तो उससे पानी जो है वो वाष्प बन के बहुत जल्दी उत्सर्जन होता है उसका। तो इससे जो होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए, जो नमी कम हो जाती है मिट्टी की, उसको कम करने के लिए ऐसी वनस्पतियाँ होती है, ये मिट्टी को पूरा सूखने से बचाती है। इसीलिए रेगिस्तान में ये कटीली झाड़ियाँ बहुत उपयोगी होती है, ये बहुत महत्व। हमको लगता है कांटेदार झाड़ियों का इनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये वहाँ की मिट्टी को रोक के रखती हैं रेगिस्तान की, और वहाँ की मिट्टी की आर्द्रता को रोक के रखती है ताकि वो बिल्कुल पानी के कमी के कारण बिल्कुल सूखे नहीं। तो हम पेड़ों की पत्तियाँ, इन पेड़ों की पत्तियाँ जो होती है वो बहुत कांटेदार होती है और थोड़ी चिकनाई लिए हुए होती है, मोमी सतह वाली होती है, और ज़्यादा पानी की इनको आवश्यकता नहीं होती है। अब चौथे जो विश्व में प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है वो है टुंड्रा वनस्पति। ये कहाँ मिलती है? देखिए, टुंड्रा जो स्थान है वो स्थान माने जाते हैं पूरे विश्व में जिन स्थानों पे बर्फ़ जमी रहती है पूरे वर्ष, लगभग पूरे वर्ष वहाँ का तापमान बहुत कम होता है, 0 डिग्री से नीचे होता है। क्या वहाँ पे भी कोई पेड़ पौधे होते हैं? बहुत कम मात्रा में। जहाँ पानी तरल मात्रा में नहीं होता है वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, छोटे छोटे से पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे, छोटे से पौधे होते हैं जिन्हें हम शीत ध्रुवीय प्रदेश जो हैं हमारे 90 डिग्री के आसपास, आपको पता है पूरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ऐसी वनस्पतियां हमको दिखाई देती हैं। तो शीत ध्रुवीय प्रदेशों में इनको टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। वहाँ पे जो वनस्पति मिलती है, छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, उन वहाँ की वनस्पति को हम लाइकेन या मॉस कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो प्राकृतिक वनस्पति हैं वो हमने यहाँ पे देखी है, सुनी। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण। जिस तरह हम कहते हैं हमें सारे संसाधनों को ही बचाना चाहिए, हमने पिछली क्लास में हमारे सतत पोषणीय विकास की बात की थी, उसी तरह हम ये बात करेंगे कि जितने भी प्राकृतिक वनस्पति हैं हमें उन्हें बचाना होगा, पेड़ पौधों को बचाना होगा। अगर हमने पेड़ पौधों को नहीं बचाया तो हम आने वाले अपनी पीढ़ी विकास नहीं कर पाएगी, आने वाले हमारे समय की हम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हमने, हमारी जो वन नीति थी उसी में हमने ये निर्धारित कर दिया था कि प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक भूभाग में लगभग 33% भाग पे वन होने चाहिए। अगर 33% भाग पे वन नहीं हुए
तो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी और पूरा जो विश्व है, पूरा जो इलाका है वो रेगिस्तान बन जाएगा। तो जैसे एक सामान्य सी बात है कि आपको भी देखिए बोर्ड क्लास में हम जो एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, 33%। तो इस बात से आप ये याद रखना कि किसी भी स्थान पे, किसी भी भूभाग पे लगभग कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, 33%। तो बिल्कुल जैव विविधता वहाँ पे बनी रहेगी, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिल्कुल बना रहेगा। तो संरक्षण के लिए प्राकृतिक वनस्पति यानी जंगलों के संरक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जंगल बचेंगे तभी वन्य जीव बचेंगे। तो वन हमारी संपदा है, बिल्कुल हमारी संपत्ति है वन, इनको बचाना होगा। बढ़ती जनसंख्या के लिए हम इनको काटते हैं, फसलों को उगाने के लिए इनको आजकल काटा जा रहा है। तो इस बहुमूल्य संसाधन को बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इसके लिए हमें देखिए सरकारी स्तर पर भी प्रयत्न करने पड़ेंगे और हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें प्रादेशिक यानी कि अलग अलग प्रदेश को, जिस प्रदेश में, सारे प्रदेशों की आपको पता है समस्याएं एक जैसी नहीं होती हैं। कहीं पे तो 33% से भी ज़्यादा वन होते हैं, तो वहाँ पे हमें इतना आवश्यक नहीं है। जिस जगह वन बहुत कम है, जैसे कि हम राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पे वन जो है 33% की जगह 12% ही है। तो ऐसी जगहों पे हमें इस वन को बढ़ाने की, वनों के भूभाग को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। तो प्रादेशिक स्तर पे ये काम होना चाहिए प्राकृतिक वनस्पति को बचाने का, और सामुदायिक स्तर पे यानी सब मिलके जागरूक हों, ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे वनों को बढ़ाया जा सके। उसको हम कहते हैं सामाजिक वानिकी। सामाजिक यानी पूर्ण समाज मिलकर वनों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। उसके बाद इसके लिए हमें समय समय पे वन महोत्सव लगाने चाहिए, वन के जो मेले हैं उस तरह से लगा के लोगों को जागरूक करना चाहिए पेड़ पौधों के बारे में। क्योंकि बहुत से लोग ये जानते हैं कि पेड़ों के प्रत्यक्ष लाभ हैं, अप्रत्यक्ष लाभ उनको नहीं पता है कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, कैसे सूखा रुकता है, बाढ़ कैसे रुकती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सारे जो इनडायरेक्ट लाभ हैं, अप्रत्यक्ष लाभ, ये हर किसी को नहीं पता है। तो लोगों को जागरूक करना होगा। इसके लिए वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। कुल भूभाग के मैंने आपको बता दिए 33% भाग पे वन होने चाहिए। तो पौधों और वनों को संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। आपका, हमारा, ये सबका कर्तव्य है कि हमें इन पेड़ पौधों को हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बचाना होगा। तो आज की क्लास में हम बस इतनी बात करेंगे। अगली क्लास में आपके जो हैं दूसरे जो संसाधन अभी आपके बाकी हैं बहुत से, उनकी बात करेंगे। तो इस क्लास के जो भी संभावित प्रश्न हैं वो आपके गृह कार्य के लिए हैं। आपको ये करके और फ़ोटो आपके ग्रुप में डालनी है हमेशा की तरह। सुनिए प्रश्न, देखिए। जैवमंडल किसे कहते हैं? पारितंत्र किसे कहते हैं? वनों से हमें क्या लाभ है? प्राकृतिक वनस्पति को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? उनके नाम लिखिए, चारों के नाम लिखने हैं आपको। प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।